हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जैव विविधता प्रवणता को कवर करेंगे। ठीक है, जैव विविधता प्रवणता, प्रवणता मतलब कि जैव विविधता कहाँ पे कितनी पाई जाती है। ठीक है, किस जगह पे जैव विविधता कितनी होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम कवर करते हैं। नोट्स पहले देखेंगे। देखिए, जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती। आप सभी लोग को पता है कि जैव विविधता जितनी इक्वेटर पे उतनी पोल पे नहीं होगी। ठीक है ना, तो जैव विविधता हर जगह अलग अलग जो है उनकी विविधताएं अलग अलग होती हैं। उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि बहुत सारे कारक होते हैं जिस पे जैव विविधता हमारे डिपेंड करती है। ठीक है, जैव विविधता कहीं पे कम हो सकती है और कहीं पे अधिक हो सकती है। अब देखिए, सर्वाधिक जो जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जैव विविधता, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण, ठीक है, 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण पे होगा। ठीक है, ये के मध्य पाया जाएगा और इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। इसलिए जो है टेम्परेचर है, सॉइल है, रेनफॉल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अनुकूल स्थिति में पाई जाती है। इसलिए 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में मैक्सिमम जो है जैव विविधता पाई जाती है, जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान बना रहता है, इसी कारण इनको अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है इनको ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्टिमम बायोम। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, यहाँ पे अभी मैं फिगर से भी आपको बताऊंगी। देखिए, जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ें तो जैव विविधता बढ़ती रहेगी। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पे जलवायु गर्म होता है, अधिक वर्षा होती है और पादप और प्राणियों के विकास के और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर होना चाहिए भी, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना वो खाना बनाते हैं। और रेनफॉल नहीं होगा, रेन नहीं होगा तो क्या होगा, खाना कुक नहीं हो पाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखिए, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता तो किस तरीके से जो है प्लांट्स अपने आप जीरोफिटिक प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी दशाएं जो हैं वो अनुकूलतम दशाएं किसी पौधे की वृद्धि के लिए और विकास के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, अब देखिए, ये 0 डिग्री है, ये वाला जो है आपका 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री है, इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये जो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यहाँ पे जैव विविधता मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जो ये आपका एरिया है, यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद देखिए, जैव विविधता प्रवणता। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से जब हम जो है नीचे की तरफ आएंगे, इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता बढ़ती है। ऐसे ही दक्षिण ध्रुव से हम जब आपका जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो भी जैव विविधता बढ़ेगी। अगर उल्टा कर देंगे, यानी कि अगर भूमध्य रेखा से हम दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव की तरफ मूव करने लगे तो जैव विविधता घटेगी। ठीक है, और पोलर रीजन्स पे, यानी कि ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव पे जैव विविधता क्या होती है? निम्नतम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, देखिए, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब ग्रेडियंट मतलब कहाँ से चलेंगे तो कहाँ बढ़ेगी, कहाँ से चलेंगे कहाँ घटेगी, कितनी कहाँ पे ज्यादा है जैव विविधता और कितनी कम है। ठीक है, अब देखिए, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है, अक्षांशों में निम्न अक्षांशों में ही स्थित है। मैंने बताया ना कि इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इवन पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर जो है चोटियाँ होती हैं, है ना, उन्नतांश बोलते हैं उसको, उच्चतर चोटियाँ, वहाँ की तुलना में निम्नतर चोटियों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। तो कभी भी एग्जाम में आता है कि बहुत हायर प्लेसेस है, टॉप पे है, और उसकी जो है नीचे वैलीज है, तो वैलीज में जैव विविधता ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ही नीचे हम आएंगे वैव विविधता जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो एकदम टॉप पे जैव विविधता कम होती है क्योंकि बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो इस वजह से जैव विविधता वहाँ पे नहीं हो पाती। लेकिन जो निम्नतर श्रेणियाँ हैं, ठीक है, उसी चोटी की निम्नतम श्रेणी, वहाँ पे कुछ आपको जैव विविधता दिख जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, उच्च जैव विविधता। ठीक है, ये आपका क्या है? बॉटम लेवल है। तो देखिए, हाई जैव विविधता है, पर्वत है ये। ठीक है, ये पर्वत है
और टॉप पे, पर्वत के टॉप पे देखिए, पर्वत के टॉप पे देखिए, ये जो है क्या हो गया, निम्न जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता प्रवणता, यानी कि ऊपर से नीचे तक हम आएंगे तो जैव विविधता हमारी घटेगी। यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ती जाएगी, यहाँ पे सबसे कम, फिर सबसे ज्यादा, ज्यादा ज्यादा, और नीचे सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखिए प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर में जो कमी होती है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर का जो लॉस होगा वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा टेम्परेचर। तो उसी को हम कहते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता रहता है जो जैव विविधता है वो भी जो है घटती जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है, साइलेंट वैली, वहाँ पे प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है, सफिशिएंट जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले से 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। ठीक है, कहाँ पे, केरल के पलक्कड़ जिले में है ये साइलेंट वैली। इसकी अवस्थिति, अब अवस्थिति जानने की जरूरत नहीं है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। किसका है, पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। ठीक है, वर्तमान में शांति घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो साइलेंट वैली को बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। इस घाटी में वर्ष 1984 में को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। तो 1984 में ये जो साइलेंट वैली है उसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से, अभी हमने देखा, पलक्कड़ जिले में है। यह शांति घाटी में स्थित है। ठीक है, अब देखिए साइलेंट वैली को, जो ये फूलों की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, साइलेंट वैली तो कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में, पलक्कड़ जिले में है। और वैली ऑफ फ्लावर जो है, सॉरी, साइलेंट वैली जो है आपका पलक्कड़ जिले में केरल में है, और वैली ऑफ फ्लावर जो है आपका वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत भी, हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे भी जैव विविधता जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही समृद्ध है जैव विविधता की दृष्टि से। ठीक है, इसका जो है मेन रीज़न क्या है, यहाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन है। एक क्षेत्र नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों का मिलन है। ठीक है, इसी के नीचे आएंगे तो तराई भी मिल जाएगा। ठीक है ना, नीचे और आएंगे तो प्लेन भी मिल जाएगा। तो बहुत तरीके के भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पे सम्मिलन होता है। आपका झरना है ना, पहाड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है जैव विविधता यहाँ पे मिलती है। अब देखिए प्रश्न हम करेंगे, देखेंगे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, हमने देखा था अभी, ए होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ अक्षांशों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के बीच के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, उसी कारण इन्हें अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने ये सब चीजें देखी थी। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में बहुत बार क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। ठीक है, जैव विविधता क्या है कि अगर मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये ग्लोब है इतना बड़ा, ठीक है, तो ग्लोब के किसी हिस्से में, मान लीजिए ये हिस्सा है, इसमें कितनी जैव विविधता पाई जाती है, कितनी जैव जीवों की संख्या है, वो जो है उसकी जैव विविधता कहलाती है। तो किसी निश्चित जगह पे जो आपकी जीवों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वैसे दशाएं वहाँ पे स्थित होती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर उस तरीके का होगा, रेनफॉल होगा, मिट्टी होगी, तो उस तरीके की दशाएं पाई जाती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में और अन्य की अपेक्षा, अन्य जगहों की अपेक्षा जो है, अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की अपेक्षा ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए ये आपका उष्णकटिबंधीय वन बायोम, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ठीक है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। ठीक है, तो देखिए किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जीवों की संख्या तथा उन जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत होते हैं और ज्यादातर लोगों का मानना है कि प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कोरल रीफ में ज्यादा विविधता पाई जाती है क्योंकि प्रवालों को
कि बहुत मतलब प्रवालों की जो प्रजातियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो है प्रजातियां हैं। ठीक है, इनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा चुका है, बाकी अभी हमने उनका स्टडी ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा जो है प्रजातियां हैं इनकी और। ठीक है, प्रवालों को सामुदायिक वर्षा वन भी कहते हैं। तो अब देखिए, अगर ऑप्शन में प्रवाल भी होता है तो प्रवाल आप लगाएंगे, कोरल रीफ्स में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उसके बाद जो है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भी होती है और कोरल रीफ्स में भी होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। तो कोरल रीफ में भी होती है और आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भी होती है। नेक्स्ट हमारा जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कैसे होता है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जैव विविधता क्या होती है? भूमध्य रेखा की तरफ। अगर हम पोल से अभी हमने देखा था कि अगर ग्लोब, मान लीजिए ये ग्लोब है और ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, अगर आप जो है ये आपका पोल है, पोल से नीचे की तरफ आएंगे तो जैव विविधता आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो जैव विविधता बढ़ती है। देखिए, जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर सामान्य रूप से वितरित नहीं होती। अगर एग्जाम में आए कि वितरित होती है तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे जलवायु गर्म होती है, अधिक वर्षा पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं बनाती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता वृद्धि होती है, घट जाएगी जैव विविधता। अगर हम भूमध्य से पोल की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता डिक्रीज होती रहती है। पोल से भूमध्य की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों में की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। उष्णकटिबंधीय और कटिबंध शीतोष्ण, ये हमारा सही है। ठीक है, जो उष्णकटिबंध है वो शीतोष्ण की अपेक्षा ज़्यादा लोगों को आश्रय देता है, ज़्यादा जीवों को आश्रय देता है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा हुआ था, तो अभी हम और सही वाला देख लेते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की तरफ जो है घटती है, ये भी सही है। तो ए जो हमारा है वो गलत है, क्योंकि ए क्या कह रहा था? ए कह रहा था कि भूमध्य से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ती है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता क्या होती है? घटेगी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जो जंगल हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता विशालतम होती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांति घाटी में, सुरमा घाटी में, कश्मीर में, या फूलों की घाटी में? देखिए, शांति घाटी में, साइलेंट वैली में, वो जो केरल के पलक्कड़ में है। केरल जैसे शांति घाटी की जो जैव विविधता सबसे अधिक है, ये केरल के पलक्कड़ जिले से 12 किलोमीटर लंबी जिले में 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। शांति घाटी कहाँ पे है? तो शांति घाटी आपकी केरल की। फूलों की घाटी पूछेगा तो वो उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली परियोजना में किस राज्य से संबंधित है? ये देखिए, केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, साइलेंट वैली जो परियोजना है वो केरल राज्य से संबंधित है। ये शांति जो है आपकी घाटी में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, वर्तमान में शांति घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। कब किया गया है इसको पूछ लेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया हुआ है शांति घाटी को, और इसको जो है नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? तो 1984 में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है? उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होते है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा पर्वतीय प्रवणताओं, ठीक है, या ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांश मतलब हाइट पे उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। तो बिल्कुल ये भी सही है, दोनों ही सही है हमारा। तो ये हमारा ये दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन सेम वही है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो ये भी कवर करेंगे इसी में। तो देखिए, हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जातियों के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, लेकिन जैव जो है आपका हॉटस्पॉट वही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा
कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में कोई ऐसी जगह है, मान लीजिए ये जगह है, ये जगह है, यहाँ पे जैव विविधता मैक्सिमम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही एक जगह भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है, हंटिंग होती है एनिमल्स की, या फिर जो है इन्वायरमेंटली ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सर्टेन नहीं है कि कब जो है कोई कैलेमिटी आ जाए। तो जैव विविधता की पे जो है आपका संकट है वो भी इसी ही जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैव विविधता भी यहीं पे ज़्यादा पाई जाती है और संकट भी यहीं पे है, और ऐसी जगह को हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। समझिए फिर से, हॉटस्पॉट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जातियाँ जो हैं वो पर्याप्त तथा स्थानीय जातियाँ की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ में ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए हॉटस्पॉट शब्द को सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो हॉटस्पॉट शब्द है उसको सर्वप्रथम किसने जो है यूज किया, तो ये नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है। नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? नॉर्मन मायर्स ने। याद रखिएगा, नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1888 में, कब? 1888 में हॉटस्पॉट शब्द का यूज किया, ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने। एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड जैसे बायोडाइवर्सिटी है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या फिर आपका हॉटस्पॉट हो गया। अब हम लोगों ने ये कवर किया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने दिया था, और अभी हॉटस्पॉट किसने दिया, ठीक है। ये वर्ड पहला यूज किसने किया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि किसने जो है ये वर्ड्स यूज किए थे, ठीक है। तो हॉटस्पॉट जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो हॉटस्पॉट है वो सिर्फ यहीं पे नहीं पाए जाते जो हमारे जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, बल्कि जो हाइट पे जो उच्च अक्षांशीय प्रदेश है वहाँ पे भी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। अब आपको ये चारों एकदम से याद होना चाहिए। पहला क्या है? पूर्वी हिमालय। कौन सा है? पूर्वी हिमालय, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय। फिर क्या है आपका? वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय नहीं है, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, ठीक है। म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड, ठीक है, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। पहला क्या है? पहला है आपका पूर्वी हिमालय, फिर पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत के सीमा और सुंडालैंड। नेक्स्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, भारत आपका म्यांमार भारत तथा सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत म्यांमार की सीमा का ही भाग है, ठीक है। तो ये आपके कितने हॉटस्पॉट हो गए? देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो है भारत में 4 जो है हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। कितने? 4 जो है हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन कौन सा? हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडालैंड, ये 4 हो गए आपके, ठीक है। तो भारत जो अंडमान और निकोबार है वो भारत म्यांमार सीमा तथा सुंडालैंड का भाग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा है ईस्टर्न हिमालय। जो ईस्टर्न हिमालय है जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। कौन कौन सा? भूमध्य सागरी, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय तो शामिल है जैव विविधता हॉटस्पॉट में। भूमध्य सागरीय बेसिन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालय, भूमध्य सागरीय बेसिन और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भी हॉटस्पॉट में शामिल है। देखिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित आपका हॉटस्पॉट्स की सूचना जारी की गई है। किससे? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। इसमें विश्व के 35 स्थान सूचीबद्ध हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के कितने हैं? तो 35 जो स्थान है वो हॉटस्पॉट है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है और खतरा भी उनको बहुत है। इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र का नाम मौजूद है। अब देखिए जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल की सूची है उसमें भारत के कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं, तो ये आपका है पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी भारत का पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय, पश्चिमी घाट में श्रीलंका से के साथ जो है ये शामिल है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के हॉटस्पॉट लिस्ट में, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे। देखिए फरवरी 2016 में क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड CEPF, ठीक है, के द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान नॉर्दर्न अमेरिका कोस्टल प्लेन को 36वां हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अब एग्जाम में आ गया कि 36 हॉटस्पॉट कौन है, तो 2016 में जो है CEPE
ने जो है नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को हॉटस्पॉट का दर्जा दिया है। अब देखिए जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉटस्पॉट, प्रखर स्थल हिंदी में कहते हैं, हॉटस्पॉट इंग्लिश में कहते हैं, को जाति बहुतायता, स्थानिकता और आशंका बोध के आधार पर मान्यता दी जाती है। किस किस के आधार पर? जाति बहुतायता, ठीक है, स्थानीयता, स्थानिकता और आशंका बोध, ठीक है। भारत ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल मेगा डाइवर्स, भारत जो है में 18 विविध यानी मेगा डाइवर्स देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों का 12.6% और सरीसृपों का 6.2% तथा उभयचरों का 4.4%। बहुत ही ज़्यादा भारत में डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये जो 18 विशाल जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज है उसमें भारत का 18 में से भारत का जो सरीसृप है वो 7.6% है, ठीक है। 12.6% पक्षियां हैं यहाँ पे, और जो है सरीसृप जो है स्तनधारी है 7.6% और सरीसृप है 6.2%। उभयचर की बात करें तो 4.4% है। पश्चिमी घाट जैव विविधता के दिशा क्या है? संतृप्त क्षेत्र है। तो वेस्टर्न घाट जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी वहाँ पे पाई जाती है। अब देखिए 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो एग्जाम में आ गया कि जो वनस्पति शास्त्री है उसका स्वर्ग क्या है? तो ये सिक्किम है, ठीक है। और सिक्किम को कब मिलाया गया? 36वें संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है। भारत का हिस्सा अभिन्न अंग बना लिया गया क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है सिक्किम, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है वनस्पति जो शास्त्री है उनके लिए स्वर्ग कहा जाता है, जो जैव विविधता से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण है। यह जो है यहाँ की मुख्य निवासी जो है लेपचा, भूटिया। देखिए सिक्किम में कौन कौन है? लेपचा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। लेपचा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। जैव विविधता का निरंतर ह्रास होता रहा है और विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित कारक इस ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। अब प्रश्न कोश देखेंगे। देखिए विचार करना हमें कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। पूर्वी हिमालय बिल्कुल है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और आपका उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं, अच्छा उसी में है ये। तो देखिए ये ए है, सिर्फ ओनली वन, ठीक है, ओनली वन। देखिए पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय जैविक विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। विकल्प में आपका पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिमी दिया गया है, इसलिए केवल एक सही है। फिर से देख लीजिए, ईस्टर्न जो हिमालय है वो जो है शामिल है जैव विविधता हॉटस्पॉट में। इसके अलावा भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी नहीं, दक्षिण पश्चिमी, यही है, ऐसे कंफ्यूजन होती है, ठीक है। दक्षिण साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और भूमध्य सागरीय बेसिन, ठीक है। भूमध्य, अब यहाँ पे पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं, भूमध्य सागरीय बेसिन, ठीक है। जो है देखिए भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ये सही हो जाएगा हमारा। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ये तो छोटी सी गलती पे, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। अगर एक ही साइड में आप देखते हैं तो आपको लगेगा सही है सारा, ठीक है। भारत में विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट कौन है? पश्चिमी हिमालय, देखिए गलत हो गया, पूर्वी हिमालय है, ठीक है, गलत हो गया। पश्चिमी हिमालय, ये भी गलत हो गया। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये सही है, सी, ठीक है। अब देखिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा विविधता के संदर्भ में प्रखर स्थलों या हॉटस्पॉट की सूची जारी की गई, जिसमें विश्व के 35 जो है सूचीबद्ध है, और एक और हो गया है जो आपका 36वां है, जो अमेरिका का जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। आपका ईस्टर्न है, एक बार देख लीजिए इसको। देख सके, हाँ ये जो है आपका 36वां जो है संविधान संशोधन में, ये तो हो गया था हमारा। और 36वां जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को घोषित किया गया। नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को 36वां जो हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ देखिए 36वां जो है नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को घोषित किया गया है। पूरे जो है विश्व में 36 हॉटस्पॉट हो गए हैं,
अगर इंडिया का देखें इसमें, तो इंडिया का पश्चिमी घाट सहित जो है श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र नामोल्लेख है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय इंडिया से हैं। और फरवरी 2016 में क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड उत्तरी अमेरिका नॉर्दर्न अमेरिकन कोस्टल प्लेन को 36वां हॉटस्पॉट घोषित किया, यहीं पे लिखा हुआ था ये। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, सही नहीं है ये। ठीक है ना। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशों पे भी पाया जाता है, अभी हमने देखा था। और भारत में 4 जैव जो विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, म्यांमार भारत एवं सुंडालैंड, अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, वो म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट जो है संतृप्त क्षेत्र है। कौन सा? पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत एक देश है ऐसा जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 18 जो है मेगा डाइवर्स देशों की कुल स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों का 12.6%, सरीसृपों का 6.2% और उभयचरों का 4.4% आबादी भारत में ही अकेले है। ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है? तो जैव विविधता के संदर्भ में अंडमान निकोबार, गंगा का मैदान और आपका है मध्य भारत और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अंडमान निकोबार होगा। देखिए, हॉटस्पॉट जो शब्द हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट जो है वो ऐसे स्थानों कहा जाता है। और हॉटस्पॉट शब्द को सबसे पहले नॉर्मन मायर्स, किसने? नॉर्मन मायर्स में 1988 में जो है उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। साथ ही में ये जीव जो है जातियों की अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड हॉटस्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार जो है ये आपका म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र का सुंडालैंड का भाग है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है? ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है जो जैव विविधता तप्त स्थल है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो देखिए, आपका बी है, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल या हॉटस्पॉट कौन से है? तो ये पूर्वी घाट, ऐसा नहीं है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट सही हो गया हमारा, पूर्वी हिमालय सही हो गया और पश्चिमी भारत है। देखिए, इसमें 2 हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है? तो देखिए, पूर्वी हिमालय माना जाता है, सही होगा हमारा बी, पूर्वी हिमालय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाई जाने वाली हॉटस्पॉट कौन सी है? हॉटस्पॉट्स कौन थे पर्यावरण के संबंध में? पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो देखिए, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय। देखिए, विंध्यन नहीं है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? कौन सा उत्तेजनशील स्थल यानी कि हॉटस्पॉट है? तो ये आपका देखिए पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी हिमालय, वेस्टर्न घाट नहीं होगा। ठीक है, पूर्वी हिमालय होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट होगा। तो ये 2 और 3 होगा। ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन देखते हैं। सॉरी, 1 और 3। अच्छा, पूर्वी घाट, सॉरी देखिए ऐसे ही कंफ्यूज, पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी हिमालय। तो ये 1 और 3 हो गया, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा, तो देखिए पश्चिमी घाट है सबसे ज्यादा जैव विविधता संपन्न। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कौन कौन सा? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडालैंड। ठीक है, और अंडमान निकोबार जो है वो भारत आपका म्यांमार सीमा और सुंडालैंड का ही भाग है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो इन्होंने एक सूची जारी की है जिसमें 36 जो है स्थल हैं, जिसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र भी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? कौन सा संवेदनशील स्थान? तो यह पश्चिमी घाट, डी। ठीक है, तो देखिए जो संवेदनशील स्थान है यानी कि हॉटस्पॉट हैं उनकी संख्या भारत में 4 है। पहला तो है पूर्वी हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है सुंडालैंड और चौथा है पश्चिमी घाट। तो ये जो है 4 हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल कौन सा माना जाता है? तो ये आपका है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये जो है ऐसा दिखता है तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी है, कौन धनी है? ये आपका पश्चिमी घाट धनी है। ठीक है, पश्चिमी घाट धनी है। देखिए ये क्वेश्चन मतलब अगर आप एक ए और बी और सी डी ई ऐसा करके है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ही आंसर चुनना होगा तो समस्या हो जाती है क्योंकि 2 आंसर इसमें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सिक्किम के संदर्भ में सही है, ये बता दीजिए। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसके मुख्य निवासी लेप्चा हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है, सारा ही सही है। ठीक है, देखिए जो 36 संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया है। ठीक है, सिक्किम को जो है भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग इसे माना जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। देखिए यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। कहाँ पे? पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। ये पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से क्या है? परिपूर्ण है। यहाँ मुख्य निवासी जो है लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। ठीक है, तो ये हमने किया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वह निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कौन कौन सा है? आपकी ये जो है जाति बहुतायता, स्पीशीज रिचनेस, नेक्स्ट है आपका वानस्पतिक घनत्व, फिर आपका है स्थानिकता और उसके बाद है फिर मानव जाति, वानस्पतिक महत्व, आशंका बोध। देखिए आशंका बोध हो गया, वानस्पतिक घनत्व हो जाएगा, ठीक है, स्थानिकता हो जाएगा और आपका आशंका बोध हो जाएगा, मानव जाति, वानस्पतिक महत्व। ठीक है, और आपका जो है वनस्पति और प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। ठीक है, तो ये देखिए आपका सी 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। अच्छा जाति है बहुयत्ता। ठीक है, तो 1, 3 और 5, 2 नहीं होगा, 1, 3 और 5 होगा। वनस्पतिक घनत्व नहीं होगा, घनत्व से नहीं मतलब है, जाति बहुतायता, स्पीशीज रिचनेस से संबंध है। ठीक है, और फिर इसके बाद है आपका स्थानिकता और आशंका बोध। ठीक है, तो जैव विविधता के प्रखर जो हॉटस्पॉट हैं उनकी जो है कुछ क्राइटेरिया, जैसे जाति बहुतायता यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्थानिकता और आशंका बोध, ये तीनों ही जो है होने चाहिए। तो ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण। ठीक है, क्यों जो है जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।